हाँ तो बच्चों देखिए कैसा रहा आप लोगों का पेपर। आई थिंक बहुत अच्छा रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस इजी थे, लेकिन अगर हम सेलेक्टिव अप्रोच चलें तो नियर अबाउट जो है वो 50% क्वेश्चंस हम इजीली अटेंड कर सकते हैं, उनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने मेमोरी बेस्ड जो लिया है, इसमें आपको फर्स्ट 50 जो कोफिशिएंट्स है 1 माइनस एक्स पावर 50, 1 माइनस एक्स पावर 100, इनके फर्स्ट जो एक्सपेंशन है इसमें फर्स्ट 50 कोफिशिएंट्स का सम कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, देखो कितना इजी। 1 माइनस एक्स पावर 100, इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं C0 माइनस C1x प्लस C2 एक्स स्क्वायर माइनस C3 एक्स क्यूब एंड कंटिन्यूसली प्लस C100 एक्स पावर 100, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। एंड फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट आपको करना है C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 अप टू कंटिन्यूसली माइनस C49 प्लस C50, वेयर CR का मतलब हो गया आपके पास 100CR। ओके बेटा, तो ये कैलकुलेट करना है आपको। ठीक, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2 टाइम्स C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 अप टू कंटिन्यूसली C100 माइनस 100C50 से। ऐसा कैसे कर दिया वो देखो आप यहां पर। एक्चुअल में हमने क्या किया, हमें जो फाइंड आउट करना था उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं C0 C1 C50 तक का सम आपको कैलकुलेट करना है और C50 तक का सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपके पास वर्कआउट हो गया कि C0 से C49, सॉरी इसमें आपको फर्स्ट 50 चाहिए ना कोफिशिएंट्स। हाँ, तो यहां पर आपको वर्कआउट कंप्लीट करना है, ये वाला पोर्शन आपको रिमूव कर देना है। तो हमें यहां पर फर्स्ट 50 कोफिशिएंट का सम कैलकुलेट करना है, मतलब C49 तक का सम कैलकुलेट करना है, और उसके लिए हमने क्या कर दिया, C50 ऐड कर दिया और उसके बाद वाले सभी कोफिशिएंट्स ऐड कर दिए, C50 51 52 अप टू 100 तक का वर्कआउट। तो C51 से वापस से C0 C1 C2 वाले रिपीट हो जाएंगे। C51 का मतलब क्या हुआ, C49 100 NCR R इक्वल्स टू NC N माइनस R की अप्रोच से हमारे पास C51 वाला जो क्वांटिटी है वो C49 के इक्वल हो जाएगा, C52 है जो वो C48 के इक्वल हो जाएगा, और C100 वाली जो क्वांटिटी है C0 के इक्वल हो जाएगी। तो आपके पास ये वर्कआउट हो जाता है और आपको ये पता है कि इसका सम NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अल्टरनेट प्लस माइनस, इनका सम क्या हो जाता है 0 माइनस 100C50। ओके, तो ये हो गया। बस यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट 50 कोफिशिएंट्स का सम कैलकुलेट करना है, मतलब C49 तक का सम कैलकुलेट करना है। ठीक है, C0 से C49 का। नेक्स्ट देखिए, वन मोर एन इजी प्रॉब्लम। ये PNC बेस्ड प्रॉब्लम है, आसान प्रॉब्लम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर सकते हैं हम आसानी से। अब आपको यहां पर करना क्या है, ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 3 5 7 एंड 9, इन डिजिट्स को यूज करते हुए आपको 5 डिजिट नंबर्स फ्रेम करने हैं। एंड कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन इज विच इज ग्रेटर देन 40,000। ठीक है ना, नंबर्स कैसे होने चाहिए, 40,000 से ग्रेटर होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात और है, क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी तो आप सभी को पता ही होगी,
या तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी, या यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 होगी। तो वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं। देखो, यूनिट डिजिट 10th, 100th, 1000th, 10,000। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास वर्कआउट हो जाता है। यूनिट डिजिट पर आपका क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो, यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 0। ये केस 1 हो गया। जब यूनिट डिजिट क्या हो, 0, ठीक है, और नंबर कैसा होना चाहिए, 4000 से ग्रेटर, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। ठीक है, तो इसका मतलब 0 तो रिपीट होगा ही नहीं। अब आपके पास नंबर जो है वो 4000 से ग्रेटर होना चाहिए, तो दैट मीन्स यहां पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, या तो 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 9 हो सकता है। तो 5, 7 एंड 9 ये 3 नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स में से हमारे पास कोई नंबर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो इन तीनों नंबर्स में से कोई नंबर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर ये कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 वेज। ठीक है, जो 10,000 जो पोजीशन है वो कितने टाइप से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 वेज। क्योंकि या तो यहां पर कितना आएगा, 5 या 7 या 9। अब 2 नंबर्स यहां पर सेलेक्ट हो चुके हैं, यहां 0 आ चुका है, ओनली 1 वेज, और यहां पर जो 10,000 पोजीशन है इस पर 5, 7 और 9 में से कोई एक नंबर आएगा। तो 2 नंबर यूज हो चुके हैं। अब आपके पास बचे हुए कितने नंबर्स हैं, देख लीजिए, 3, 3, 6। 6 में से आपके पास 2 नंबर कम कर दिए तो बचे हुए 4 नंबर्स। तो इस पोजीशन को फिल करने के कितने वेज हो गए, 4 वेज। इस पोजीशन को फिल करने के 3 वेज, और इस पोजीशन को फिल करने के 2 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, ये हो गए 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 72 वेज। क्लियर बेटा। नेक्स्ट केस 2। अगर यूनिट डिजिट की बात करें हम लोग, तो यूनिट डिजिट 5 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यूनिट डिजिट अगर 5 है, क्या है, यूनिट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब यहां इस पोजीशन पे 0 तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब हमारे पास, और वैसे भी आपको कैसा नंबर चाहिए, 40,000 से ग्रेटर चाहिए। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे अब आपके पास जो आने वाले नंबर्स हैं वो क्या बचे, केवल 7 एंड 9। सो इट कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज। ओके, सो ये पोजीशन आप फिल कर सकते हैं 2 वेज। यहां पर लिख लो चाहो तो आप लोग, आइदर 5 और 7 और 9। इसके लिए आप लिख सकते थे 5 और 7 और 9। सो अब 1000 पोजीशन फिल करने की बात आती है, तो ये कितने तरीके से हो सकता है, 4 वेज, ये 3 वेज, और ये 2 वेज। सो सेकेंड केस के कितने टोटल वेज हो गए, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज 48. So total such numbers, सम हो गया 0, 7, 4, 11, 12, 120 ways. How many numbers we can frame, 120 numbers we can frame it there. ठीक है बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पेपर। बेटा आप लोगों को अच्छे से पता होगा 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होने की कंडीशन क्या है, सबको पता है ना, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी शुड बी 0, एसटीपी 0 होना चाहिए। अगर 3 वेक्टर एबीसी हैं और वो कोप्लेनर है तो इसका मतलब बॉक्स वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर
एम्प्लाइज ब्रैकेट ABC मस्ट बी 0। यही कंडीशन तो फुलफिल करनी है और कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए यहां पर क्या बन जाता है, देखो ये हो गया A1 1 1 B1 1 1 C इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन, अब इसको सॉल्व आउट करना है। 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी बनाना है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट रो को 1 माइनस ए से, सेकेंड रो को 1 माइनस बी से एंड थर्ड रो को 1 माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो ये हो गया a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए, 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस ए। सेकेंड रो को 1 माइनस बी से डिवाइड, तो 1/1 माइनस बी, b/1 माइनस बी एंड 1/1 माइनस बी। एंड थर्ड रो को 1 माइनस सी से डिवाइड कर दिया, तो 1/1 माइनस सी, 1/1 माइनस सी, c/1 माइनस सी। इट शुड बी 0। ठीक है, अब देखें, अब जो a/1 माइनस ए, b/1 माइनस बी और c/1 माइनस सी को इस टाइप से स्प्लिट करें कि एक पार्ट 1/1 माइनस सी बन जाए, तो उसी डायरेक्शन में आप सोच सकते हैं। देखो इसका मतलब यहां पर 1 ऐड कर दें और सबट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाता है 1 माइनस 1/1 माइनस ए, सॉरी ये क्या होगा, देखिए अपन 1/1 माइनस ए माइनस 1, 1/1 माइनस ए और 1/1 माइनस ए। बात समझ में आ गई बेटा? देखो यहां पर क्या किया मैंने, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसमें -1 एंड +1 कर दिया। जैसे ही ये काम किया 1/1 माइनस ए, तो ये हो गया, और a माइनस 1/1 माइनस ए -1 हो जाएगा। सेम वर्क हम सेकेंड रो और थर्ड रो में भी कर सकते हैं। तो सेकेंड रो क्या हो जाता है, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस बी -1 and 1/1 minus b, and what is the third row, 1/1 minus c, 1/1 minus c and 1/1 minus c minus 1। it should be 0। ठीक है बेटा, अब देखते हैं अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं वो भी नोटिस कर लें। अगर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में क्या चेंज कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी माइनस 1। यहां पर भी वही और यहां पर भी वही, मतलब फर्स्ट रो में ये पूरी क्वांटिटी आपके सामने कॉमन आने वाली है, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हो गया 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी माइनस 1, 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी माइनस 1, एंड लास्ट वन 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी माइनस 1। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड रो को रिमेन सेम। तो ये हो गया 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस बी माइनस 1, 1/1 माइनस बी माइनस 1, एंड लास्ट रो 1/1 माइनस सी, 1/1 माइनस सी एंड 1/1 माइनस सी माइनस 1। इट शुड बी 0। ठीक है,
अब देखो फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ गया, 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी, -1 कॉमन आ गया। और जैसे ही ये कॉमन आया हमारे पास ये वर्कआउट हो जाता है। तो 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी, -1 कॉमन, ये फैक्टर हो गया 1 1 1, देन 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस बी -1, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी, 1/1 माइनस सी, 1/1 माइनस सी, -1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये क्या रिजल्ट आ गया, देखो फाइनली आप लास्ट रिजल्ट पे आ चुके हैं। और ये क्वेश्चन भी अपनी शीट में आपने अच्छे से नोटिस किया होगा। ये क्वेश्चन आपकी शीट में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में भी है और वेक्टर 3D में भी है। ठीक है बेटा, वेक्टर 3D में जो है वो वेक्टर की फॉर्मेट में दे रखा है और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में जो है वो एक डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको गिवन है। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास आंसर हो गया 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इक्वल टू 1 के इक्वल। सो आंसर इज सेकंड। हाँ, तो बच्चों देखो आपका अवेटेड क्वेश्चन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा कैलकुलेटिव आया है। तो आपको ये नोटिस कर लेना चाहिए कि हाँ भाई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको अच्छे से आती भी है तो छोड़ना भी नहीं होता है, बट टाइम टेकिंग भी है। तो कभी कभी अपन ऐसी सिचुएशंस में क्या कर देते हैं, उसको होल्ड पे रख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं आपको। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो नोटिस करना है किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर इसको देखा हो आपने तो dy अपॉन dx, ठीक है बेटा, dy अपॉन dx बराबर xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है अपने पास। अरे वाह, ये तो देखने के साथ ही बन गया कि बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो गया। देखो स्टेप समझ में आ गई, एक्स वाई को केवल लेफ्ट में शिफ्ट किया, ये बर्नौलीज फॉर्मेट नजर आ गया। dy अपॉन dx प्लस p इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू वाई बराबर q इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू वाई पावर n। तो वही तो फॉर्मेट है। अब यहां वाई स्क्वायर का डिवीजन कर दो या माइनस वाई स्क्वायर का डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ही ये वर्कआउट करेंगे ये हो गया -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देख सकते हो क्या करना है, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू टी, इसको t अज्यूम कर लिया, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर dt अपॉन dx। करते हैं हम सब लोग, याद आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया आपके पास dt अपॉन dx प्लस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखो लीनियर इक्वेशन हो गई।
ठीक है, और जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो इंटीग्रल फैक्टर निकाल ही सकते हो। इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया, ई पावर इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज, अब इसका इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली हो रहा है, तो ये हो गया 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करने पर यह बन गया √1 प्लस एक्स स्क्वायर की इक्वल। तो इंटीग्रल फैक्टर आ गया, एंड द सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन t times of integral factor √1 plus x square is equals to q, q से मतलब है इक्वल में जो अपने पास पार्ट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल फैक्टर √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, t की वैल्यू आपको पता है 1/y, सो √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय y बराबर, ये हो जाता है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, दैट इज इक्वल टू ln x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास दूसरा वर्कआउट, यहां तक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्क था, अब इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है, क्योंकि यहां इंफॉर्मेशन दे रखा है y0 इक्वल्स टू 1, क्या है, y0 की वैल्यू 1, सिंस y0 इक्वल्स टू 1 एम्प्लाइज c इक्वल्स टू, मतलब जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 है, x को 0 पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, और यहां पर भी ln 1 विच इज 0, तो c की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, c इक्वल्स टू 1 हो जाता है, हेंस c की वैल्यू 1 पुट करने के साथ ही अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाता है अपने पास y इक्वल्स टू √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln x प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब बताएं आप लोग, हमें कैलकुलेट क्या करना है, y ऑफ 1 कैलकुलेट करना है, सो पुट x इक्वल्स टू 1, और जैसे ही x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, ये कितना हुआ, 1 प्लस 1 2, तो ये हुआ √2 किस में है, इसमें और इसमें, तो या तो आंसर फर्स्ट होगा या थर्ड होगा, डिवाइडेड बाय ln 1 प्लस √2, ln 1 प्लस √2 प्लस 1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओहो, ये क्वेश्चन तो सर्कल का है, और सर्कल में तो आप लोग बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं, सभी लोगों को सर्कल की तो बहुत अच्छे से नॉलेज है। टू सर्कल्स हैविंग रेडियस r1 एंड r2, दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस है r1 एंड r2, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहे हैं, टचेस बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड लाइन यहां पर मिसिंग है कुछ, लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 मैक्स इंटरसेप्ट 2 ऑन बोथ सर्कल्स, ओके,
और जो लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2 है वो क्या कर रही है, उस पर सर्कल्स जो हैं वो 2 लेंथ के इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 r2 की कैलकुलेशन करनी। चलिए देख लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कोई सर्कल है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता हो। आपको पता होगा इसका सेंटर कितना अज्यूम करके चलते हैं हम, आर आर, और रेडियस भी आर। भाई रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर और ये डिस्टेंस भी आर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान के चल लेते हैं हम लोग तो, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस both coordinate axes and having radius r is x minus r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अब एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये सर्कल था बेटा और ये लाइन थी। ये इंटरसेप्ट ए बी का लेंथ आपको पता है 2 है, जैसा क्वेश्चन में गिवन, ये गिवन है। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। इसका सेंटर आपको मिल गया r कोमा r, और रेडियस हमने जनरली r लेके चल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन में गिवन है r1 एंड r2, तो दैट मीन्स क्योंकि 2 सर्कल्स हैं तो एक रूट के लिए r1 बोल देंगे, एक रूट r2 बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी रेडियस r है, मतलब ये लेंथ आपको पता है ये r है, क्योंकि सेंटर आपको पता है, और ये लेंथ 2 है तो ये वाली लेंथ कितना हो गया 1। कोई डाउट बेटा? नहीं। तो अब जब ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके सामने है तो ये परपेंडिकुलर लेंथ भी निकाल ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सेंटर बोल देते हैं। तो देखो CM से मतलब समझ में आ गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हो जाएगा अपने पास r प्लस r माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 प्लस 1। अब इस ट्राइंगल से हम ये वर्कआउट कंप्लीट कर देते हैं ना। ये हो गया अपने पास CM स्क्वायर बराबर, या CM बराबर अपने पास यहां पर कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, r स्क्वायर माइनस 1, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो दैट मीन्स दोनों को इक्वेट कर दो यार, 2r माइनस 2 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू रूट ओवर r स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायरिंग कर लो। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे 2 टाइम्स ऑफ r माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया r स्क्वायर माइनस 1। सोल्व कर देंगे। जैसे ही आप सोल्व करते हैं ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r स्क्वायर यहां हो जाएगा माइनस 4r, ये हुआ प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 0। मतलब यहां से r की 2 वैल्यूज आ गई 1 एंड 3, मतलब ये हुआ r1 इक्वल टू 1 एंड r2 इक्वल टू 3। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस r1 r2, 1 प्लस 9 माइनस 3, योर आंसर मस्ट बी 7। देखिए अब बताओ कौन सा डिफिकल्ट पार्ट था, आसान था प्रॉब्लम, टाइम टेकिंग भी नहीं है। ये तो आपको समझने में थोड़ा सा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी ये 2 मिनट के अंदर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, तो 2 मिनट तो होते भी हैं अपने लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपन। कॉम्प्लेक्स नंबर का वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है।
एक्चुअल में टफेस्ट इसलिए है क्योंकि ज्योमेट्री आप लोगों को थोड़ा सा कमजोर होता है, बट हम तो रेजोनेंस में ये डिस्कस करते रहते हैं सभी चीजें, है ना। देखिएगा यहां गिवन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z0 1 + 3 i अपॉन 2 के इक्वल। सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 इक्वल टू 1 + i एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, जिसके बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन क्या है वो? इट सेटिस्फाई द कंडीशन z0 माइनस z1 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई विद z0 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिएगा z0 माइनस z2 बराबर 1 अपॉन z0 माइनस z1 का मैग्नीट्यूड। z0 भी पता है और z1 भी पता है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो z0 1/2 प्लस आयोटा 3/2 माइनस z1 की वैल्यू है 1 + आयोटा। ठीक है बेटा, आई थिंक यहां तक अभी कोई परेशानी नहीं होगी। 1 - ½ मतलब ये हुआ -½ और ये हुआ 3/2 में से 1 लेस किया तो 1/2 आयोटा प्लस आयोटा 1/2। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये हो गया 2 अपॉन √2, दैट मीन्स √2 के इक्वल। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड z2 माइनस z0 इज इक्वल टू कितना हुआ? √2। और z2 क्या कर रहा है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट z2 लाइज ऑन अ सर्कल z माइनस z0 इक्वल टू √2। इस सर्कल का सेंटर जो है z0 है एंड रेडियस है √2। ठीक है बेटा, तो यहां से यहां तक की तो इंफॉर्मेशन जो फर्स्ट लाइन गिवन था उसका यूज तो हमने कर लिया कि z2 किस पे है? एक सर्किल पे लाई कर रहा है जिसका सेंटर कितना है? z0 और रेडियस कितना है? √2। और z0 के बारे में आप जानते हैं, z0 क्वेश्चन में गिवन है 1 + 3 आयोटा अपॉन 2 के इक्वल है। तो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब इसने एक और कंडीशन दे रखी है, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज लीस्ट आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब ओरिजिन से z2 को ज्वाइन करने वाला लाइन, उसका जो आर्ग्यूमेंट है x एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम रखना है आपको। z2 किस पे? सर्किल पे। और सर्किल पे ऐसे वेरी करवाना है तो देखो सबसे पहले ये सर्किल ट्रेस कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि डायग्राम में पूरा अच्छे से क्लियर होगा। 1/2 प्लस आयोटा 3/2, ये z0 हो गया मान लो, और ये एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां पर हम इसका सेंटर बना देते हैं। ये सेंटर हो गया z0, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन। और z2 किस पे वेरी कर रहा है? इसके ऊपर वेरी कर रहा है, इस सर्किल पे। अब चाहिए कि आपको इसका आर्गुमेंट मिनिमम होना चाहिए, मतलब ओरिजिन से z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन, उसका एंगल जो है x एक्सिस के साथ मिनिमम। इसका मतलब z2 कहां होना चाहिए? इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सर्किल के साथ, यस और नो। तो ये हो गया आपका पास z2। इस कंडीशन में आपके पास ये एंगल थीटा जो होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि इसके बाद कहीं भी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो ये आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा, और इस वाले पॉइंट पर
अगर इधर टेंजेंट ट्रेस करते हैं तो वो मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां आर्गुमेंट की बात थी अपने पास। अब इस Z2 के लिए आपको मैग्नीट्यूड Z2 निकालना है, क्योंकि 4 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड Z2 स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड Z2 मिल जाएगा तो उसका 4 टाइम्स तो मिल ही जाएगा। Z नोट आपको पता है, ओरिजिन आपको पता है, इसकी रेडियस आपको पता है। ये देखो, इसको C बोल देता हूं, इसको P बोल देता हूं। तो अब आप फिर से इन ट्राइंगल OPC या ये देखिए OC स्क्वायर बराबर कितना हुआ, OP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। CP रेडियस है, OC ओरिजिन से पॉइंट C का डिस्टेंस है, C मतलब Z नॉट येलो। OP कैलकुलेट करना है या मैग्नीट्यूड Z2 स्क्वायर हो गया ये, और CP अपने पास कितना है, √2, उसका स्क्वायर 2। अब बताओ Z नॉट स्क्वायर की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड ये हुआ 4, 1 + 9 10 -2 बराबर Z2 स्क्वायर। 4 एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो गया आपके पास 10 - 8 बराबर 4 Z2 स्क्वायर। दैट मीन्स 4 Z2 स्क्वायर का जो वैल्यू है, जिसके लिए आर्गुमेंट ऑफ Z2 मिनिमम है, आंसर कितना हो गया, 2 के इक्वल हो गया। ठीक है बेटा, तो ये अपने पास एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ी ज्योमेट्री अपन समझ सकते हैं, जानते हैं, और इतनी ज्योमेट्री आप समझते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। देखो, ये एक और आसान क्वेश्चन था जो हम कर सकते हैं सभी लोगों के लिए। मैंने बीच बीच में आपको बताया टफ क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ के चलना है। टफ है तो आप अगर जानते हैं ज्योमेट्री तो ट्राई करना है ना। अब ये इजीएस्ट वन अगेन कैसे भाई, हमारे पास एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और R एक रिलेशन है जिसमें 2 एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 एंड 2 3। हमें यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इंसर्ट करवाने इस सेट रिलेशन R में, ठीक है, सो दैट R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, बट सिमेट्रिक नहीं हो। ऐसा क्वेश्चन अपन रेजोनेंस की सीट में देखा है, अपने पेपर्स में भी देखा है, बट उस क्वेश्चन में हमने बिल्कुल वर्कआउट सेम कर रखा था। उस क्वेश्चन में यहां क्वेश्चन चेंज क्या किया, नॉट सिमेट्रिक। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं, याद आ रहा है, क्लासरूम नोट्स में भी होगा ये क्वेश्चन। देखो R में R इज रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन क्या होता है, ईच एलिमेंट इज एसोसिएट विद इटसेल्फ। ठीक है बेटा, इटसेल्फ ओनली नहीं, इटसेल्फ, सेल्फ के साथ एसोसिएट होना जरूरी है, किसी और के साथ है नहीं है इससे हमें कोई मतलब नहीं, बट सेल्फ के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो इसका मतलब R must have 1 1 2 2 3 3। R में ये 3 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, इसका मतलब यहां मिनिमम आंसर 3 तो हो ही जाता है। अब देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद आ जाती है ट्रांजिटिव की बारी। R इज ट्रांजिटिव एंड 1 relation 2 and 2 relation 3 implies 1 relation 3। इसका मतलब R should be 1 1 2 2 3 3 1 2
2313। अभी तक तो यही है, ठीक है, अभी तक तो इतना ही है। अब मुझे ये नोटिस कर लेना है कि क्या इसके अलावा भी कुछ और ऐड करना चाहिए। चलो देख लेते हैं। बात आती है रिफ्लेक्सिव की, तो ये तीनों ऐड करना सफिशिएंट होगा, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ट्रांजिटिव की बात आती है तो कोई और रिलेशन, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का सी के साथ रिलेशन डिफाइन होना चाहिए। 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ प्रेजेंट है, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 का 2 के साथ है, 2 का अदर किसी के साथ नहीं है, फिनिश। 2 का 3 के साथ है और 3 का किसी अदर के साथ नहीं है, दैट मीन्स अभी भी ट्रांजिटिव है। 1 का 3 के साथ है और 3 का किसी अदर के साथ नहीं है, अभी भी ट्रांजिटिव है। सो 3 एलिमेंट ये और 1 एलिमेंट ये। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी एडेड? 4। ठीक है बेटा, तो देखो आसान क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है। ये देखो एक और क्वेश्चन। हो सकता है कुछ टीचर्स ने आपको इंटीग्रेशन से करवाया हो, कुछ टीचर्स ने और किसी मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से भी करवाते हैं, और ये भी अपनी शीट में क्वेश्चंस मिल जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएगा। नंबर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, बट सिमिलर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखो इस सीरीज को अपन पीछे से स्टार्ट कर देते हैं। 1/1 NC0, 1/2 NC1, 1/3 NC2, और यही ऑर्डर चलता रहेगा। 1/n NCn-1 एंड लास्ट 1/n+1 NCn। बेटा यही है क्वेश्चन, और इसका सम दे रखा है 1023 डिवाइडेड बाय 10। बेटा लेफ्ट साइड को आप समीशन ऑफ सीरीज की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जनरल टर्म की फॉर्मेट में। देखिएगा न्यूमरेटर में 1 चल रहा है, डिनोमिनेटर में 1 2 3 4, और यहाँ C0 C1 C2, तो C0 से तो NCR, R इक्वल टू 0 से CN, और यहाँ जो नंबर है ये 1, तो ये 2, ये 2 3 n-1 n और n+1, दैट इज 1/r+1। 1023/10। अब देखो एक प्रॉपर्टी होता है NCR बराबर n/r, n-1 CR-1। इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो ये हुआ n+1 CR+1 इज इक्वल टू n+1/r+1 NCR। हो सकता है बेटा। अब देखो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे फुलफिल कर रहे हैं हम लोग। NCR/r+1 है कि नहीं है यहाँ पर, है ना। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाती है आपके पास 1/n+1 n+1 CR+1 के इक्वल हो गई बेटा। देख लो रिपीट कर देता हूं भाई, हम NCR को रिप्रेजेंट कर सकते हैं n/r n-1 CR-1 से, कर सकते हैं। जब ये किया जा सकता है तो n को n+1 से और r को r+1 से रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा n+1 CR+1, ये हो गया n+1/r+1 NCR। और मुझे रिक्वायर्ड जो था NCR/r+1 का वैल्यू था NCR/r+1। एक्चुअल में यहाँ r वेरिएबल है और वेरिएबल को हमें रिमूव करना होता है, तो इसलिए अपन ने यहाँ से इस r को रिमूव करने के लिए इसको n+1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो 1/n+1 n+1 CR+1 इज इक्वल टू 1023 डिवाइडेड बाय 10। ये समीशन r बराबर 0 से लेके n के लिए। अब क्वेश्चन लगभग कंप्लीट की तरफ जा रहा है। 1/n+1, अगर किसी को लर्न नहीं है इसका सम, तो r की वैल्यू पुट कर दो। देखो अभी आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। n+1 C1 n+1 C2
n+1c3 up to n+1c n+1, that is 10 power 2 power 10 minus 1 upon 10। अब ये देख लो, NC0 से NCN का सम होता है 2 की पावर n, यहां n+1 C0 से अगर स्टार्ट होता तो n+1 C n+1 तक 2 की पावर n+1 हो जाता। तो यही कहानी तो है, देखो, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, दैट इज 2 पावर 10 माइनस 1 अपॉन 10। मतलब n+1 की वैल्यू कितनी हो गई? 10। या n की वैल्यू कितनी हो गई? 9। योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा देखो, अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, बट आसान क्वेश्चन तो था, कैलकुलेटिव है, लेंदी है, जो भी आप बोल सकते हैं इसको। देखिएगा, -a से +a के लिए इंटीग्रेशन होता है तो आप क्या यूज करते हैं? ओड इवन फंक्शन का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। -a से +a fx dx इक्वल्स टू, अगर इवन है तो 2 टाइम्स और ओड है तो 0। यहां पर देखिए 100x² माइनस 1, इसका मॉड इवन फंक्शन है, दैट मीन्स माइनस ऑफ 0.15 टू 0.15 mod 100x² माइनस 1 dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से 0.15 100x² माइनस 1 इसका होल मॉड dx। अब नेक्स्ट बारी आती है मोड को रिमूव करने की। मोड रिमूव कैसे होगा? अगर x² का वैल्यू 1/100 से ग्रेटर है, मतलब 0.1 से ग्रेटर है, सॉरी, तो उस कंडीशन में मोड किससे ओपन हो जाएगा? पॉजिटिव के साथ। और अगर x का वैल्यू 0.1 से स्मॉलर है, 0.1 से स्मॉलर है, तो ये किसके साथ ओपन होगा? नेगेटिव के साथ। तो ये क्वांटिटी हो जाती है 2 टाइम्स, इसको ब्रेक कर दो, 0 से 0.1 में, क्योंकि 0.1 से छोटा है मतलब नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो 1 माइनस 100x² प्लस 0.1 से 0.15 के लिए 100x² माइनस 1। अब तो आसानी से इंटीग्रेशन किया ही जा सकता है ना। बस अब मेन चीज इसमें क्या है? कैलकुलेशन की, क्योंकि डेसिमल की कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन ज्यादा टफ नहीं है। अब इंटीग्रेशन का वर्क तो आसान है। ये हुआ x, ये हुआ 100/3 x³ लिमिट्स फ्रॉम 0 से 0.1 प्लस ये हो गया 100/3 x³ माइनस x लिमिट्स फ्रॉम 0.1 टू 0.15। वैल्यू पुट कर दें, 2 टाइम्स ब्रैकेट 0.1 माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0, लोअर लिमिट 0 पुट किया तो, प्लस 0.15 पुट किया तो ये हो गया अपने पास 0.15 इंटू 100, 15/3 5, 0.15 का होल स्क्वायर बचेगा, तो 0.15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास? 225 अपॉन 10⁴ माइनस
0.15 मतलब 15/100 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, 0.1 पुट करेंगे तो यहां पर 0.1 का स्क्वायर से 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 0.1/3 माइनस ऑफ माइनस प्लस 0.1। तो ये डेसिमल में कैलकुलेशंस पे चला गया क्वेश्चन पूरी तरह से। ये हो गया 2 टाइम्स, देखो 0.1 0.1 0.1/3 और यहां भी 0.1/3, तो 2 टाइम्स 0.1 माइनस 0.1/3, ठीक है बेटा। 5 इंटू 2 to 5/10,000, ठीक है, तो ये हुआ कितनी बार 1125/10,000 माइनस 15/100, टू से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो। अब इसने इसकी जो वैल्यू है वो k/3000 के इक्वल पूछी है, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलो काम तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा और कैलकुलेशन को आगे बढ़ा जाते हैं। ये हुआ 3 माइनस 1 2, 2 इंटू 2 4.4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस या 1125 माइनस 1500/10,000। ये हो जाता है 8/30 डेसिमल हटा देता हूं अपने, ठीक है बेटा, और 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा अपने पास 1125 माइनस 1500 मतलब 375 बच रहा है। हाँ, तो हो गया काम कंप्लीट। नेगेटिव में बच रहा है तो यहां पर नेगेटिव साइन लगा दो, ये तो ये हो जाता है आपके पास माइनस ऑफ 375 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 750 अपॉन 10,000, एक जीरो से एक जीरो, तो ये हुआ 8/30 माइनस 75 अपॉन 1000। इस स्टेप तक कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक, है ना। जब इस स्टेप तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आपको जो चाहिए उस पर फोकस कर जाते हैं। के की कैलकुलेशन करनी है, मतलब 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k इक्वल टू 3000 टाइम्स ऑफ दिस नंबर 8/30 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 1000। देखो ये हुआ 800, 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 30 से 30 तो 800 माइनस यहाँ 30 से 30 कैंसिल, 75 इंटू 3 75 इंटू 3 कितना हुआ 225, 225। क्या रिमेनिंग बचा 800 माइनस 200 600 575 575। हाँ भाई, तो ये देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेटिव तो है लेकिन क्वेश्चन आसान था। तो उन बच्चों के लिए जो क्वेश्चंस अटेंड नहीं करते हैं उनके लिए एक सीख है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। ऐसे क्वेश्चंस कम से कम वो क्वेश्चंस तो कम से कम हम कर ही सकते हैं जो हमें आते हैं।
हाँ कैलकुलेटिव है तो कोई बात नहीं, आपने वैसे भी कम ही अटेंड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, जनरली कम ही क्वेश्चन आते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से, लेकिन आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। यहां पर देखिएगा क्या करना होगा, इसमें गिवन है आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स dx। यहां हमारे दिमाग में सब्सटीट्यूशन आना चाहिए, या तो x को हम पुट कर दे 7 tan स्क्वायर थीटा, उसके पीछे लॉजिक क्या है, 7 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, और नीचे अपने पास हो गया tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा इजीली। और 7 tan स्क्वायर का जो सब्सटीट्यूट किया था तो उसका डेरिवेटिव करके अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है, इसको ये भी लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है बेटा, अब ये सब्सटीट्यूशन भी तो लिखा जा सकता है कि रूट एक्स बराबर t, तो 1 अपॉन रूट एक्स dx बराबर 2 dt। ठीक है, तो जैसे ही ये सब्सटीट्यूशन करेंगे ये बन जाएगा अपने पास, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 7 dx अपॉन रूट एक्स को 2 dt लिखना ही है, तो 2 टाइम्स ऑफ dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं आप, 1 अपॉन 2x रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, क्या होता है ए स्क्वायर बाई 2 ln, अरे याद नहीं आ रहा, x प्लस, तो यहां t प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। देखो ये क्वेश्चन हो गया। अब t को वापस से किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से, तो ये हुआ आई एक्स बिकम 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, x तो ये हुआ रूट एक्स रूट ओवर 7 प्लस एक्स प्लस 7 ln रूट एक्स प्लस रूट 7 प्लस एक्स प्लस सी। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करें एज, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक तो I9, ठीक है, तो I9 इज इक्वल टू, यहां 9 पुट करेंगे तो ये हुआ 3, 9 7 16, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 3 इंटू 4 प्लस 7 ln, ये हुआ 3 और ये हुआ 4, 3 प्लस 4 7 प्लस सी, और I9 का जो इंफॉर्मेशन गिवन था वो था 12 प्लस ln 7 के इक्वल, मीन्स C की वैल्यू कितनी हो गई, ये 12 से 12 कैंसिल, देखो ln 7 माइनस कर देंगे तो C की वैल्यू हो गई अपने पास माइनस 6 ln 7। ठीक है बेटा, तो C का वैल्यू आ गया, मतलब हमारे पास Ix फंक्शन क्रिएट हो चुका है, वो हो गया अपने पास रूट एक्स रूट ओवर 7 प्लस एक्स प्लस 7 ln रूट एक्स प्लस रूट 7 प्लस एक्स,
और C का वैल्यू है -6ln7। ठीक बेटा, अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है, I1 की कैलकुलेशन करना। देखिए I1 की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। नाउ I1 x को 1 से रिप्लेस कर दें, जैसे ही 1 से रिप्लेस करेंगे ये हो गया 1, 718 √8 प्लस 7, ये हुआ 1, ये हुआ 7 + 8, 7 + 1 8, मतलब 1 + √8 या √8 + 1। आफ्टर दैट -6ln7। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस 7ln 1 + 2√2 -6ln7। यही तो दे रखा है, देखो। तो ये तो दोनों क्वांटिटी सेम हो गई, ये दोनों सेम हो गई, तो अल्फा इक्वल टू कितना हुआ, √8, अल्फा स्क्वायर 8, अल्फा पावर 4 64। देखो कहां कुछ है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा।